नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंधेरा मंच पर। यह वो मंच है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको दूसरी दुनिया में खींच ले जाती। यहाँ हर मुस्कान के पीछे छुपा है डर, और हर डर में छुपा है एक रहस्य। अगर आपको डर और रहस्य की ये दुनिया पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है अंधेरा मंच की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अभी आपको अपना एज नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मेरा एज क्या हो रहा होगा। आज मुझसे ज़बरदस्ती मेरी ही कहानी लिखवाई जा रही है। बात उन दिनों की है जब मैं काम की तलाश में छत्तीसगढ़ से दिल्ली आया था। मेरे जेब में मात्र 6,000 रुपया था। मैं एक रूम किराए पर ले लिया और एक मेस ज्वाइन कर लिया। मैं काम की तलाश में बहुत सारी कंपनी में भटकता रहा, बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देता रहा, बहुत सारे एचआर को मैं पैर पकड़ा कि मुझे अपनी कंपनी में रख लो, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। वैसे मैं बता दूं कि मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कभी कभी तो मैं सोचता था कि मैं पढ़ाई ही बेकार किया, अगर नहीं पढ़ता तो ही अच्छा था। धीरे धीरे इसी तरह एक महीना बीत गया। मैं काम खोजते रहा, लेकिन काम नहीं मिला। जब एक महीना बाद रूम ओनर मुझसे पैसा मांगने आया, तो मैं बार बार उससे टाल देता था कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और ऐसा करते करते लगभग 15 दिन और बीत गया। एक दिन रूम ओनर बहुत ही गुस्से में आया। मैं तुम्हारा ठेका लेके रखा हूँ, पैसा देते हो या यहाँ से निकाल दूँ। मैं कोई धर्मशाला तो खोल के नहीं रखा हूँ। जो लोग आएंगे यहाँ नौकरी खोजेंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मुफ्त में यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं चलता है ना, मैं भी कमाने बैठा हूँ ना। मैंने कहा, मैं कल आपको पक्का पैसा दे दूंगा। उसने गुस्से में कहा, तुम कहाँ से पैसा ला के दोगे? तुम्हें तो नौकरी लगी नहीं है। तुम रूम खुद से खाली करोगे या मैं सामान उठाकर फेंक दूं? मैं रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मैं किसी तरह इंतजाम करके कल आपको पैसा दे दूंगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरा सामान उठाकर सीधा सड़क पर फेंक दिया। मेरा बेडशीट, मेरा बैग, सब कुछ सड़क पर फेंक दिया। मैं भारी मन से रूम से निकल पड़ा। जब आसपास के लोगों ने देखा कि मेरा मकान मालिक मेरा सामान उठाकर फेंक रहा है, तो लोग भीड़ इकट्ठा करके तमाशा देखने लगे। मैं रोते हुए अपना बैग और बेडशीट उठाया और वहां से निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं रोते जा रहा था और सड़क पर चलते जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद सड़क के किनारे मैंने अपना सामान रखा और वहीं बैठ गया। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो ना तो जॉब है, ना ही मेरे पास पैसा है जो मैं दूसरा रूम किराए पर ले सकता हूं। मेरे पास तो खाने का भी पैसा नहीं है। तभी मेरी नज़र एक सुनसान बिल्डिंग पर पड़ी, जो कि मेरे जस्ट आगे सड़क के उस पार था। उस मकान के गेट पर बहुत सारा कचरा जमा था। उसकी चार दीवारी एक जगह से टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस मकान में कोई नहीं रहता है। मकान बहुत पुरानी थी। उस मकान के जस्ट बगल में एक चाय वाले की दुकान थी। मैं उस चाय वाले के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये जो मकान है इसमें कौन रहता है? क्या ये खाली है? चाय वाले ने बोला, भाई साहब, ये मकान का मालिक यहाँ नहीं रहता है। इस मकान का मालिक विदेश में रहता है। मेरी आंखें चमक उठी। मैं सोचने लगा कि इस मकान में मैं रह सकता हूँ। फिर क्या था, मैं उस बिल्डिंग के अंदर, जहाँ से दीवार टूटी थी, वहीं से चला गया और देखा कि बरामदे पर एक चौकी लगी हुई थी और सब जगह धूल जमा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं अब यहीं रहूंगा जब तक कि जॉब नहीं मिल जाती। मैं अपना बेडशीट उस चौकी पर बिछा दिया और अपना बैग चौकी के अंदर रख दिया। उस मकान के अंदर बिजली भी आ रही थी, जिससे मैं अपना
फ़ोन चार्ज कर सकता था। मैं एक बात समझ गया था कि मुझे अब कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैं छोटे छोटे काम की तलाश करने लगा। किसी का घर साफ करने का काम, किसी का बर्तन धोने का काम, किसी का गाड़ी साफ करने का काम, ऐसा ही छोटा छोटा काम करने लगा। दिन भर मैं छोटा मोटा काम ढूंढता और रात में यहीं आकर मैं सो जाता। किसी दिन काम मिलता था और किसी दिन काम नहीं मिलता था। किसी बिल्डिंग के बाहर अगर कोई बड़ी गाड़ी दिखती थी तो मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था कि साहब मुझसे गाड़ी साफ करवा लो। कोई भला आदमी होता तो अपना गाड़ी साफ करवा लेता और कुछ रुपया मुझे दे देता। जब किसी दिन मुझे कोई काम नहीं मिलता तो मैं कचरा से खाना निकाल कर खाता। बहुत ही दयनीय स्थिति मेरी बन चुकी थी। जब मैं रात में सोता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोचता वो कॉलेज का दिन, अपने सपने। यार मैं भी सोचा था कि विदेश जाके काम करूँगा, अच्छी नौकरी करूँगा। मैं कभी भी इस बेकार की लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। मेरे सारे दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे वो सारे सेटल हो गए। कोई विदेश जाके नौकरी कर रहा है तो कोई शादी करके सेटल हो गया है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। सबका सब सेटल है और एक मैं अभागा जिसे कोई छोटी सी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह लगभग 6 महीना बीत चुका था। एक रात मैं उसी मकान के उसी चौकी पर लेटा हुआ था और बगल में फ़ोन रखा हुआ था जिसे मैं चार्जिंग पे लगाया। तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैं चौंक गया। यार मुझे कौन फ़ोन कर सकता है? मैंने जब स्क्रीन पर नंबर देखा तो देखा कि वो नंबर सिर्फ 5 डिजिट का है। मैं सोचने लगा कि कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी का फ़ोन होगा, कुछ बेचना चाहता होगा या फिर कोई लोन देना चाहता होगा। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से भारी आवाज़ आई जो कि 50-60 वर्ष के आदमी की होगी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप जॉब खोज रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं जॉब खोज रहा हूँ। उसने कहा, ये जॉब जो है आपको नाइट शिफ्ट में करना होगा। मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात का काम हो या दिन का काम हो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा, मैं आपको इसलिए पहले बता दिया कि किसी किसी को रात का काम पसंद नहीं आता है। मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे रात का भी काम पसंद है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको कंपनी का नाम और एड्रेस आपके इसी नंबर पे सेंड कर रहा हूँ। कल रात ठीक 9 बजे उस एड्रेस पर आ जाना और मैं आपके अकाउंट में 500 रुपये भेज रहा हूँ, ऑटो किराया। मैंने पूछा, आप ऑटो किराया भी देते हैं? उसने कहा, हाँ, मेरे कंपनी का नियम है कि जो भी इंटरव्यू देने आएगा उसके जेब से एक भी पैसा खर्च ना हो, ये ध्यान रखा जाए। तो मैंने कहा, ठीक है आपको अपना अकाउंट नंबर लिखा देता हूँ। उसने कहा, नहीं आपको अकाउंट नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी है। उसके बाद उसने मेरे कुछ पूछने से पहले ही फ़ोन कट कर दिया। मैं सोचने लगा कि आखिर उसके पास मेरा अकाउंट नंबर कैसे है। फिर मैं सोचा कि शायद ये उस लोगों से अकाउंट नंबर लिया होगा जिसके यहाँ मैं छोटा मोटा काम किया था और मुझे अकाउंट पर पैसा भेजा था। लगभग 2 से 3 मिनट बीता होगा कि मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ था माइंड सेल टेक और उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। मुझे कल रात 9 बजे बुलाया गया था। मैसेज आने के जस्ट 1 मिनट बाद मेरे अकाउंट में 500 रुपया भी आ गया। कंपनी का जो एड्रेस था वो इस जगह से काफ़ी दूर था, लगभग 3-4 घंटे का रास्ता था। मैं सोचने लगा कि कहीं कंपनी फ्रॉड तो नहीं। मैं उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करना चाहता था, लेकिन मेरे फ़ोन में तो बैलेंस था ही नहीं, तो इंटरनेट मैं यूज कैसे कर पाता। अगले दिन मैं एटीएम जाके पैसा निकाला और लगभग शाम के 5 बजे मैं उस पते के लिए निकल पड़ा। कंपनी का जो एड्रेस था वो शहर से काफ़ी दूर था। जब मैं उस एड्रेस पर ऑटो से उतरा
तो ऑटो वाला मेरा चेहरा बड़ी गौर से देख रहा। मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे मैं कुछ नहीं बोला। वहाँ से मैं निकलकर कंपनी के बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। उस समय लगभग रात के 8:30 बज रहा था। मैंने देखा कंपनी का जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुराना है और बाहर एक चार दीवारी है। मैं वहाँ बाहर थोड़ी देर तक घूमते फिरते रहा और बिल्डिंग का मुआयना करते रहा। जब मैं घड़ी में देखा कि 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और गार्ड को बताया कि मेरा नाम अर्जुन है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसने मुझे एक कमरे की ओर इशारा करते हुए जाने को कहा। मैं उस तरफ चलने लगा। बिल्डिंग अंदर से काफी मॉडर्न था। हर जगह लाइट जली हुई थी, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। जब मैं कमरे के पास पहुंचा तो मैं रूम के गेट पर खड़ा होके इधर उधर देखने लगा। तभी रूम के अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ अर्जुन, वहाँ खड़ा क्या कर रहे हो? मैं जब रूम के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक 40-50 वर्ष का व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और उसने अपने आगे वाले कुर्सी पर मुझे इशारा करके बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, हमारी कंपनी आपको डेटा कलेक्टर पोस्ट के लिए बुलाया है। आपको एक मशीन दिया जाएगा। उस मशीन के स्क्रीन पर जो भी सवाल आएंगे उसे उस व्यक्ति से पूछना होगा जिसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आगे बोला, आपके रहने और खाने की व्यवस्था कंपनी करेगी। आपको इस बारे में हमारा गार्ड सब कुछ बता देगा। कहाँ रहना है, किस टाइम खाना मिलेगा, कहाँ खाने जाना है, सब कुछ। आपका वेतन 60,000 होगा। उसके बाद एक पेपर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर आपको ये जॉब पसंद है तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। इसमें लिखा है कि आप इस जॉब को 2 महीना से पहले नहीं छोड़ सकते हैं। मैं इतना अच्छा जॉब क्यों ठुकराता? मैं सोचने लगा, 60,000 तनख्वाह, ऊपर से रहने और खाने का भी इंतजाम। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। मैं बहुत खुश था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये जॉब पसंद है। तो उसने कहा, ठीक है, तो आप इस पेपर पर नीचे साइन कर दीजिए। मैं उस पेपर पर साइन कर दिया। उसके बाद उसने टेबल पर रखे एक बेल को बजाया। उसके बेल बजाते ही कमरे के अंदर एक गार्ड आया। तो उसने कहा, अर्जुन को इसका कमरा दिखा दो। मैं गार्ड के पीछे पीछे चलने लगा। मैं बहुत खुश था। बार बार यही सोच रहा था कि इतनी अच्छी तनख्वाह, मेरे तो किस्मत ही खुल गए। गार्ड ने एक रूम का गेट खोलते हुए कहा, यही है सर आपका कमरा। कमरा बहुत ही आलीशान था। एक बेड लगा हुआ था, टीवी लगी हुई थी, फैन लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था। फिर गार्ड ने कहा, सर आपको खाना रूम में भेज दिया जाएगा। उसने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आपको मन नहीं लगे तो आप टीवी देख सकते हैं। उस कमरे को देखकर मैं सोच रहा था, यार मैं तो जन्नत में ही आ गया। गार्ड के जाने के बाद मैंने टीवी ऑन करके देखना शुरू कर दिया। रात के लगभग 11 बजे किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही गार्ड खाना लेकर आया हुआ था। मैंने जब टिफिन खोलकर देखा तो मैंने देखा कि उसमें पुलाव, चिकन, सलाद सब रखा था। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा। मैं सोचने लगा कि इतना अच्छा खाना। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं कचरा के डब्बा से खाना निकाल कर खा रहा था, तो एक छोटे लड़के ने मुझे देख लिया और उसने अपना सैंडविच मेरी तरफ बढ़ा दिया था। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। मैं उस दिन भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद कब मेरी आंखें लग गई मुझे कुछ पता नहीं। अगले दिन मैं दिन भर सोता रहा। शाम को लगभग 7 बजे मेरी नींद टूटी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा क्योंकि मुझे 9 बजे काम पे जाना था। जब मैं तैयार होके रूम से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि मेरा खाना गेट के बाहर रखा हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और कंपनी के रिसेप्शन की ओर चल पड़ा। मैं जब रिसेप्शन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही इंटरव्यूअर वहां बैठा हुआ है।
मेरे वहाँ पहुँचते ही एक टेबलेट जैसी चीज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, यही मशीन है, इसी में आपको डेटा कलेक्ट करनी है। मैंने कहा, इसमें? इसका यूज कैसे करना है? उसने कहा, सिंपल है, आपको जिसका भी डेटा कलेक्ट करना होगा उसके टेबल पे इस मशीन को रख देना और इस मशीन के स्क्रीन पर जो भी सवाल आएंगे वो उससे पूछना है और आगे का काम ये मशीन खुद कर लेगी। उसके बाद उसने एक नक्शा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें उस घर को मार्क किया गया है जिस घर आपको डेटा कलेक्ट करने को जाना है। मैंने देखा कि उस नक्शा में केवल एक घर को ही मार्क किया गया था और वो घर कंपनी के पास ही था जहां मैं पैदल 10 से 15 मिनट में चला जाता। मैंने मशीन को बैग में रखा और हाथ में नक्शा लिए उस घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल की थी, उसने दरवाजा खोली। मैं उस बुजुर्ग महिला को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं किस कंपनी से हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो महिला सिर हिलाकर मुझे अंदर आने को कहा। अंदर जाकर मैंने मशीन को टेबल पर रख दिया। मशीन अपने आप चालू हो गया। उस मशीन के स्क्रीन पर कुछ साधारण सवाल आने लगे, जैसे नाम, आप यहाँ कब से रह रहे हो, आप रेंट पर रहते हो या आपका अपना घर है। यही सब नॉर्मल सवाल उसके स्क्रीन पर आ रहा था और मैं वही सब सवाल उस महिला से पूछ रहा था। महिला भी बहुत अच्छी तरह से नॉर्मली जवाब देते जा रही। तभी अचानक उस स्क्रीन पर सिर्फ एक वर्ड लिखा आया, फायर। ये कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक वर्ड था। मैंने उस औरत से कहा, मैम, इसमें फायर लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरा बेटा मेरा बेटा 30 साल पहले आग में झुलस कर मर गया। उसके बाद स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाया, कोई सवाल नहीं। मैं उस मशीन को अपने बैग में रखा और कंपनी के बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैं सोच रहा था, इस मशीन को कैसे पता कि इसका बेटा मरा है। फिर मैं सोचा कि कहीं ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं। जब मैं कंपनी के रिसेप्शन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कंपनी का इंटरव्यूअर वहीं बैठा हुआ। मैंने मशीन से लौटा दिया और पूछा, ये मशीन एक्चुअली में क्या करती है? उसने कहा, ये डर और दुख को पहचान लेती है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा आज का काम खत्म होता है। ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अपने कमरे में जाओ। मैं जाते जाते पूछा, सर आपका नाम क्या है? तुम मुझे हैंडलर कह सकते हो। मैं अपने रूम में आ गया, लेकिन बार बार यही सोच रहा था। ये मशीन जो है कैसे डर को और दर्द को पहचान लेती है। उस रात फिर जब मैं खाना खाकर सोया तो मैं दिन भर सोता रहा। शाम को फिर 7 बजे के आसपास ही नींद टूटी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर रिसेप्शन की ओर चल पड़ा। फिर से मुझे वही मशीन और वही नक्शा दिया गया जिस पर फिर एक घर को मार्क किया गया था। उसने बोला, तुम अभी नया हो इसलिए एक घर में ही डेटा कलेक्ट करने भेज रहा हूँ। धीरे धीरे ये बढ़कर 2 से 3 हो जाएगा, चलेगा ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने नक्शा देखा तो मैंने देखा कि वो जो घर मार्क किया हुआ है वो लगभग यहाँ से पैदल 7-8 मिनट का रास्ता है। मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। इस बार एक 40 से 50 वर्ष का आदमी दरवाजा खोला। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि मैं किस काम से यहाँ आया हूँ। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया। अंदर जाकर मैं मशीन को टेबल पर रख दिया। उस मशीन पर फिर से साधारण साधारण सवाल आने लगे, जैसे नाम, एज, ये घर आपका है या किराए पर रहते हो, यही सब सवाल। मैं वो सारा सवाल उस आदमी से पूछ रहा था जो कि उस मशीन पर लिखा रहा था। वो आदमी सारे सवाल का जवाब नॉर्मल तरीके से दे रहा था। तभी अचानक
मशीन के स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में एक बच्ची खून से सनी हुई थी। वो वीडियो देखकर मैं चौंक गया। मैं उस व्यक्ति से पूछा, सर आपके घर में बच्चे हैं? उसने मायूस होकर कहा। उसके बाद वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद आगे कोई भी सवाल उस स्क्रीन पर नहीं आ रहा। मैंने मशीन को अपने बैग में रखा और वहां से बाहर निकल गया। मुझे उस दिन भी एक ही घर में सर्वे के लिए भेजा गया था, इसलिए मैं कंपनी की बिल्डिंग की ओर चलने लगा। मैं उस मशीन को अपने हैंडलर को दे दिया और उसके बाद और अपने रूम में चला गया। उस रात मैं बार बार यही सोचता रहा, क्या ये मशीन सब कुछ जानती है? इस मशीन को सब कुछ कैसे पता? क्या ये मशीन मेरे बारे में भी सब कुछ जानती? मेरे मन में उठ रहे ये सारे सवाल का जवाब मैं किसी से पूछना चाहता था, लेकिन मैं जब किसी से कुछ भी पूछता था तो वो यही बोलता था कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जितना काम दिया गया है वो काम खत्म करो और अपने रूम में जाकर टीवी देखो। तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नौकरी एक अच्छी ज़िंदगी दी थी, इसलिए मैं धीरे धीरे किसी से कुछ भी पूछना छोड़ दिया था कि मुझे डर था कि कहीं मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए। इसी तरह काम करते करते लगभग 2 से 3 सप्ताह बीत चुका था। उस रात जब मैं हैंडलर के पास पहुंचा तो सब कुछ तो नॉर्मल था, पर हैंडलर मेरी आंखों में झांक रहा था, अजीब तरीके से झांक रहा था। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोला। मैं उसके हाथों से नक्शा और मशीन लिया और कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गया सर्वे के लिए। उस दिन नक्शा पर 3 घर को मार्क किया गया था। वो तीनों घर आसपास ही था। मैं जब पहले घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी, जिसे सही से चला भी नहीं जा रहा था, उसकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के बीच होगा, उसने दरवाज़ा खोला। उसे मैं जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर जाकर मशीन को टेबल पर रखा ही था कि बूढ़ा आदमी मुझसे बोला, वो तुम ही थे ना? मैंने कहा, कौन? मैं तो आपके पास पहली बार आया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद इस बूढ़े आदमी को भूलने की कोई बीमारी है। उसने डरते हुए कहने लगा, नहीं, वो तुम ही थे। मैंने तुम्हारे हाथ में चाकू देखा था, तुम्हें खिड़की से बाहर भागते देखा था। तभी मशीन के स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा, जिसे देखकर मैं सन्न रह गया। मुझे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उस वीडियो में जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा था उसका चेहरा मेरे जैसा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू था। मैं जल्दी से मशीन को बंद करना चाहता था, लेकिन वो मशीन बंद नहीं हो रही थी। मैं चालू मशीन को ही इसी तरह अपने बैग में ठूस लिया और वहां से बाहर निकल गया। मैं सोच रहा था कि शायद इस मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, शायद बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा हो या फिर उसे भूलने की बीमारी हो। लेकिन उस घर से निकलने के बाद भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं दूसरे घर भी सर्वे में जाऊं, लेकिन मैं मजबूर था। मैं अपना नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैं दूसरे घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक जवान औरत, जिसकी उम्र 30 से 35 वर्ष की होगी, उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा, मैं यहाँ तो पहली बार आया हूँ। तो उसने कहा, तुम मेरे पति को मार दिए हो और यहाँ मेरा खून खौलाने आए हो, निकल जाओ यहाँ से। वो औरत मेरा एक बात भी सुनने को तैयार नहीं, बहुत ही गुस्से में थी और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर मैं वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा, क्या मैं कातिल हो सकता हूँ? मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे मन में हजार सवाल थे। मैं अगले घर में सर्वे के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नौकरी चली जाए, इसलिए मैं अगले घर में
सर्वे के लिए पहुंचा। वहां दरवाजा खटखटाने के बाद एक 30 वर्ष का बंदा दरवाजा खोला। मैं जब अंदर गया तो मशीन को टेबल पर रखकर वो सारा सवाल पूछने लगा जो मशीन के स्क्रीन पर आ रहा। मशीन के स्क्रीन पर नॉर्मल सवाल आ रहा था, जैसे नाम, एज, क्या करते हो, यही सब। अचानक स्क्रीन पर लिखाया कि ये तुमको जानता है। मैं सोचा मैं इस बंदा से कभी मिला ही नहीं, तो ये बंदा मुझे कैसे जानता है। तभी वो बंदा बोला, तुम अर्जुन हो ना? याद है, मैं राहुल। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हम लोग दिन भर मस्ती करते थे। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से मशीन को टेबल पर से उठाकर अपने बैग में रखा और कंपनी के बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। मैं जब कंपनी के रिसेप्शन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि हैंडलर वहीं बैठा हुआ है। मैं गुस्से से उससे पूछा, ये सब क्या है? वे लोग मुझे क्यों कह रहे थे कि वे लोग मुझे जानते हैं? मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। उसने कहा, ये सारे सवाल का जवाब तुमको हमारे बॉस देंगे। उसके बाद उसने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए जाने को कहा। मैं जब उस कमरा में पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ दीवार पे बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लगाई हुई और सब पे बहुत सारा वीडियो चल रहा था। सारा वीडियो में एक ही चेहरा था। वो चेहरा मेरे जैसा था। किसी वीडियो में मेरे हाथ में चाकू था, तो किसी वीडियो में मैं किसी को चाकू मार रहा था। किसी वीडियो में मैं किसी से खाना छीन रहा था, तो किसी वीडियो में मैं किसी के घर में आग लगा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी मेरे कंधे पर एक आदमी ने हाथ रखा और बोला, कुछ याद आया? ये सब तुम ही हो अर्जुन? मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। उसने बोला, अब सच्चाई एक्सेप्ट करने का समय आ गया है अर्जुन। तुम अपने दिमाग पर जोर दो और याद करने की कोशिश कर। तुम्हें स्प्लिट पर्सनालिटी है। ये सारे कत्ल तुम ही किए हो। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं कोई कत्ल नहीं किया हूँ। उसने फिर से कहा, तुम्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तुम काम करके भूल जाते हो कि तुमने क्या किया। तुम ये कत्ल करके भूल चुके हो कि तुमने ये कत्ल किया है, या तुम मानना ही नहीं चाह रहे हो। ये सारा कत्ल तुम ही किए हो। मैं हैरान हो गया। मैं बार बार उस वीडियो को देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे याद आने लगा वो दिन, जिस दिन मैं खाना छीनने के चक्कर में एक 6-7 साल के बच्चे को चाकू मार दिया था। मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं रोते हुए कहने लगा, मैं ये सब भूलना चाहता था। और उसके बाद बॉस ने गार्ड को बुलाया और इशारा करते हुए बोला, इसे कुर्सी पर बैठाओ। उस गार्ड ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया और मेरा हाथ पैर मोटे मोटे बेल्ट से बांध दिया। मैं चिल्लाता रहा। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाया क्योंकि वो लोग का पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत। उसके बाद एक गार्ड ने रेजर से मेरे सर के बाल निकालने लगा। उसके बाद एक वायर से मेरे सर को एक मशीन से अटैच कर दिया, जो मशीन देखने में वैसा ही लग रहा था जैसा मशीन मैं यूज करता था डेटा कलेक्ट करने के लिए। मैं रो रहा था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कुर्सी से आज़ाद नहीं कर पाया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। तभी बॉस ने एक स्विच को ऑन कर दिया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे जब होश आया तो मैंने पाया मेरा शरीर नहीं बचा है। मैं एक मशीन में कैद हो चुका हूँ। मेरे आंखों के सामने नया स्क्रीन था, नए नए चेहरे थे, नए नए घर थे, नक्शा था। उस स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट कलेक्टर एक्टिवेटेड। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं इस कंपनी का हिस्सा बन चुका हूँ। मुझे जिंदगी भर इस कंपनी के लिए डेटा इकट्ठा करना होगा। यही है मेरी सजा उस कत्ल का।
हर रात मैं एक नए इंसान के साथ रहता हूँ और डेटा इकट्ठा करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी अंधेरा मंच से। उम्मीद है कि आपको ये डर और रहस्य का शहर पसंद आया होगा। अगर कहानी ने आपको डराया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अंधेरा मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और नई डरावनी और रोमांचक कहानी यहीं अंधेरा मंच पर। तब तक के लिए अंधेरा से सावधान रहिए।